पर विदेशी आक्रमणकारियों के सत्ता स्थापित करने का दौर 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध से शुरू होता है, जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा करके दिल्ली को अपने कब्जे में ले लेता है। फ्रेंड्स, एक साल पहले 1191 में बुरी तरह से ये पृथ्वीराज चौहान से हारता है। कौन? मोहम्मद गोरी। लेकिन जस्ट एक साल के बाद ये हमारे यहाँ, आप जानते हैं कि भारत अपने आप में बहुत मजबूत रहा, लेकिन इसे गद्दारों से हमेशा नुकसान पहुंचा। और वही एक गद्दार था जयचंद, जिसने ये मोहम्मद गोरी को बुलाया और फिर से पृथ्वीराज चौहान के सामने खड़ा करके उनकी कमजोरियों को उजागर करके और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। उसके बाद खुद भी हारा। कन्नौज के युद्ध में, 1194 के युद्ध में वो बुरी तरह से हारा और पूरी तरह से यहाँ बाहरी आक्रमणकारियों का सत्ता स्थापित हो गया। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो एक उसके राज्यों के, जो भारत में जीते हुए जो विजित प्रदेश थे, उसको देख रेख करने के लिए यहाँ उसको छोड़ करके खुद तो लौट गया था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद ये क्या करता है, ये गुलाम वंश की नींव डालता है। तो उसके बाद शुरू होता है दिल्ली सल्तनत का दौर। तो आज दिल्ली सल्तनत किसी दौर को मैं आगे आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाला भी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मैंने आपसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इन तीनों पर चर्चा किया है। इन तीनों पर वीडियो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो डेफिनेटली आप इन तीनों वीडियो को आप देख पाइएगा। आज इसी क्रम को आगे बढ़ा करके मैं सैयद वंश की बात करूंगा। आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने भी राजवंश हुए, जितने भी राजा हुए, उसमें बहुत तो कुछ क्रूर हुए, कुछ उदार हुए, कुछ अभिमानी हुए, कुछ बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उनकी मतलब जितनी भी योजनाएं थी वो काम नहीं कर सकी। तो इन सब के बारे में मैंने आपसे बात किया है। इसी क्रम को आगे आज मैं सैयद वंश के बारे में बात करूंगा, जहां आपको मैं सभी चीज़ों के बारे में, सभी राजाओं के बारे में चर्चा करूंगा, बताऊंगा कि कैसे इनकी उदारता के लिए यह वंश जाना जाता है, कैसे इनके कायरता के लिए भी यह वंश जाना जाता है, किस तरह से ये अपने आप को डिवोटी घोषित करते हैं। इसी की चर्चा मैं आज आपसे करने जा रहा हूँ। हम लोग आज बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के चौथे राजवंश सैयद वंश की। फ्रेंड्स, ये जो शासन किया दिल्ली पर वो 1414 एडी से लेकर के 1451 एडी तक, और ये टोटल ड्यूरेशन रहा 37 ईयर्स का, यानी सिर्फ 37 साल ये राजवंश शासन कर सका। इसके संस्थापक सैयद खिजर खां थे। इन्होंने 1414 एडी से लेकर के 1421 एडी तक शासन किया। उसके बाद इनके पुत्र मुबारक शाह, वो 1421 से लेकर के 1434 तक शासन किए। उसके बाद उनका दत्तक पुत्र या फिर उनके भतीजा कहिए मोहम्मद शाह, जिन्होंने 1434 एडी से 1445 एडी तक शासन किया। उसके बाद मोहम्मद शाह के पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह, वो 1445 से लेकर के 1476 इसलिए लिखा गया है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पर ये राजवंश 1451 में समाप्त हो जाता है, यानी इसके शासन की जो अवधि है वो समाप्त होती है। अब देखिए, इस वंश का आरंभ तुगलक वंश के अंतिम शासक महमूद तुगलक की मृत्यु के पश्चात खिज्र खां के द्वारा 1414 एडी में हुआ। ये तो अभी हम लोग बात किए। हम लोग बात करेंगे सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां का। आप जानते हैं कि ये 1414 एडी में दिल्ली की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था। शुरू में ही मैंने बताया।
सुल्तान की उपाधि धारण न कर इसने अपने को रैयत आला की उपाधि से खुश रखा। क्यों खुश रखा, ये आगे देखिए। तो जब तैमूर लंग भारत से वापस जाने लगा तो उसने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त कर दिया था। अब यहाँ पर तैमूर लंग के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तैमूर लंग की बात करें तो आप जानते हैं ये बहुत बड़ा लुटेरा था। जिस तरह से मोहम्मद बिन कासिम हो, महमूद गजनबी हो, मोहम्मद गोरी हो या चंगेज खान हो, इन्हीं के समकक्ष को इसे माना जा सकता है। इसी लेवल का ये तैमूर लंग था। ये 1398 एडी में ये भारत पर आक्रमण किया था और 1399 पर इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था और वही समय तुगलक वंश का सत्ता का अंत माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तैमूर लंग जो था यहाँ जब जीत लिया इस सब चीज़ को तो इसने खिज्र खां को ये तीनों जगह का शासक नियुक्त कर दिया। लेकिन खिज्र खां बहुत ही उदार व्यक्ति था। उसने अपने आप को शासक नहीं बताया। क्या कहा कि उसने क्या किया कि अपने आप को शाहरुख का प्रतिनिधि, शाहरुख कौन था, तैमूर का लड़का, उसका ये प्रतिनिधि बताता था और साथ ही ये रेगुलर उसे टैक्स भी भेजता था। खिज्र खां ने खुतवा में तैमूर और उसके उत्तराधिकारी शाहरुख का नाम पढ़वाया। जो प्रशंसनात्मक जो वक्तव्य होता है उसी को खुतवा कहते हैं। तो उसमें अपना नाम नहीं लिखवाया या पढ़वाया, उसने तैमूर और उसके उत्तराधिकारी शाहरुख का नाम पढ़वाया। उसके समय में पंजाब, मुल्तान एवं सिंध जो थे पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गए। वीर तो था ही, है कि नहीं। उसने अपने समय में कटेहर है, इटावा, खोर, चलेसर, ग्वालियर, है ना, बयाना, मेवात, बदायूं, इन सब जगहों पर जो विद्रोह हुआ ना, उसे कुचल कर उसे जीतने का प्रयास किया था। इसकी न्यायप्रियता एवं उदारता के लिए खिज्र खां को जाना जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या मिलता है कि जब ये टैक्स वसूलने के लिए भी इसे प्रतिवर्ष सैनिक अभियान का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि लोग इसे टैक्स अपने इच्छा से नहीं देते थे, तो इसे सैनिक अभियान का सहारा लेना पड़ता था। सिक्कों पर तुगलकों का नाम इसने खुदवाया था। ये उदारता है इसका कि अपने पहले के शासकों का नाम खुदवाया, ना कि अपना नाम खुदवाया। अपने आप को तो प्रतिनिधि ही मानता था ये शाहरुख का। फरिश्ता जो एक विद्वान था ने खिज्र खां को एक न्यायप्रिय एवं उदार शासक बताया है। न्याय के लिए खिज्र खां को जाना जाता था। उसके बाद मृत्यु जो थी इसकी 20 मई 1421 को 1421 को हो गया। फरिश्ता के अनुसार इसकी मृत्यु पर जितने भी राज्य के युवा हों, बूढ़े हों, गुलाम हों या जो स्वतंत्र हों, सभी ने काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया था। आप खुद समझ सकते हैं, इसी से इसकी उदारता की पूरी पराकाष्ठा आपके सामने प्रकट होती है कि ये कितना ज़्यादा उदार और न्यायप्रिय था। सारा राज्य इसके लिए दुखी था। जब खिज्र खां की मृत्यु हो गया तो उसका पुत्र मुबारक शाह जो था वो उसके उत्तराधिकारी के रूप में राजगद्दी पर बैठा। वो 1421 एडी से 1434 ईस्वी तक शासन किया। देखिए, शाह की उपाधि इसने धारण की और अपने नाम का सिक्का इसने जारी किया। इसका जो पिता था यानी जो खिज्र खां था, अपने आप को तो तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने कहा कि ये सब नहीं चलेगा, बाप था गुलाम, हम गुलाम नहीं हैं, हमारा तो खुद का खुतबा जारी होगा, है ना, सिक्का भी मेरा अपना होगा, उस पर कोई तुगलक उगलक का नाम नहीं होगा। अब अपने नाम से इसने खुतबा पढ़ाया और इस तरह से कहिए कि विदेशी जो स्वामित्व था
यानी तैमूरलंग तो विदेशी था और वहाँ ही तो वो जो था ना, और उसका पुत्र शाहरुख, तो उसको बिल्कुल ये खारिज किया। अब कहा कि अब नहीं, अब हम हो गए सर्वे सर्वा। अब देखिए, पिता खिज्र खां की तरह ही मुबारक शाह को भी विद्रोहों का दमन और राजस्व वसूली के लिए नियमित सैनिक यात्राएं करनी पड़ती थी। इसके भी कोई ऐसा नहीं था कि इसके डर से या इसके अपनी इच्छा से इसे लोग अपना राजस्व इसे दे जा करके, तो इसे भी वही करना पड़ा। देखिए, इसने यमुना नदी के किनारे 1434 एडी में मुबारकबाद नामक नगर, ये मुबारकबाद है, मुबारकबाद नामक नगर की स्थापना की। अपने शासन काल में मुबारक शाह ने भटिंडा एवं दोआब में हुए विद्रोह को पूरी सफलता से दबाया, परंतु खोखर जाति के नेता जसरथ द्वारा किए गए विद्रोह को ही दबाने में असफल रहा। वो ये नहीं दबा सका। उसके वजीर जो, मतलब किसके, मुबारक शाह के, तो मुबारक शाह का जो वजीर था सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र कर दिया और 19 फरवरी 1434 को उस समय मुबारक शाह की हत्या करवा दी, जिस समय वह अपने द्वारा निर्मित नए नगर मुबारकबाद का निरीक्षण कर रहा था, है ना। आप खुद सोचिए कि उस समय इसकी हत्या करवा दिया इसका वजीर। उसने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बढ़ाई, किसने, मुबारक शाह ने, और अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा। वीर अपने आप को इसने घोषित किया और इस तरह से उसने अपने आप को सैयद वंश के सुल्तानों में योग्यतम सुल्तान सिद्ध किया था। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे या पीछे इसके जो पिता उनके बारे में भी बात करें तो इन दोनों में ये ज़्यादा योग्य अपने आप को सिद्ध कर सका। उसने विद्वान याहिया बिन अहमद सरहिंदी को अपना राजाश्रय प्रदान किया था। सरहिंदी ने ग्रंथ तारीख़ मुबारक शाही से मुबारक शाह के शासनकाल के विषय में जानकारी मिलती है। तारीख़ मुबारक शाही से मुबारक शाह के बारे में के पूरे शासनकाल की जानकारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें सरहिंदी ने इसका वर्णन किया है। बात करेंगे मुहम्मद शाह का। देखिए, मुबारक शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर मुबारक शाह का भतीजा, जिसको मुबारक शाह ने ये मोहम्मद शाह को, ये भतीजा था इसका, इसने इसे अपना दत्तक पुत्र मान लिया था। ये मोहम्मद बिन फरीद खां इसका नाम था। ये मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल का जो प्रथम 6 महीना हुआ उसके वजीर सरवर उल मुल्क के आधिपत्य में बीते थे, ठीक है। उसी के अंडर में इसे अपना शासन चलाना पड़ा था, लेकिन इसने थोड़ी सी चालाकी दिखाई और वजीर के प्रभाव से मुक्त होने के लिए उसने क्या किया, अपने सेनापति नायब सेनापति कमाल उल मुल्क के सहयोग से वजीर की हत्या करवा दिया। क्या करवा दिया? वजीर की हत्या करवा दिया। ये हत्या करवा दिया। तो वजीर के प्रभाव से मुक्त होने के तुरंत बाद मालवा के शासक महमूद द्वारा दिल्ली पर आक्रमण कर दिया गया। ये इसे 2 मत पढ़िए, है ना। महमूद द्वारा दिल्ली पर आक्रमण कर दिया गया, ठीक है। कौन? मालवा के शासक के द्वारा। मुल्तान में लंगाओं ने विद्रोह किया, जिसे सुल्तान ने खुद जाकर शांत किया। मुहम्मद शाह मुल्तान के सूबेदार बहलोल लोदी की सहायता से महमूद को वापस खदेड़ने में सफल रहे। ये बहलोल लोदी के बारे में अगर बात करें तो बहलोल लोदी वही है जो, तो बहलोल कहाँ था? बहलोल लोदी
मोहम्मद शाह मुल्तान के सूबेदार बहलोल लोदी की सहायता से महमूद को वापस खदेड़ने में सफल रहा। मैंने बताया कि बहलोल लोदी कौन थे, तो बहलोल लोदी इसके बाद लोदी वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाएगा। उसके बारे में हम लोग इस वंश के बाद बात करेंगे। अब देखिए, मोहम्मद शाह ने खुश होकर बहलोल लोदी को क्या उपाधि से अलंकृत किया? खाने खाना। उसके समय की प्रमुख घटना यही रही कि बहलोल लोदी का उत्थान हुआ। किसके समय की? तो आपको मैं कह रहा हूँ किसके समय की, तो मोहम्मद शाह के समय की। ठीक है। अब बहलोल लोदी ने भी दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन वो उस समय असफल रहा था। उसके बाद है कि अपने अंतिम समय में हुए विद्रोहों को दबाने में मोहम्मद शाह असमर्थ रहा। अतः अधिकांश राज्यों ने अपने को स्वतंत्र कर लिया था और 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ ही सैयद वंश के पतन का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बाद मोहम्मद शाह का पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह 1445 ईस्वी में राजाभिषेक इसका होता है और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन ने आलम शाह की उपाधि ग्रहण की और अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। ये देखिए, ये फालतू टाइप का राजा था। ये आराम पसंद एवं विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और जो ऐसा राजा होगा वो राजा कहलाने का तो उसका कोई हक नहीं। तो अलाउद्दीन आलम शाह को अपने वजीर हमीद खान से अनबन हो गई और अनबन इतना ज़्यादा हो गया कि इसे दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और बदाऊं में ये शरण लिया। और जब शरण लिया और हामिद खान ने क्या किया कि बहलोल लोदी को देखिए, एक बार फिर किसकी बात आ रही है? बहलोल लोदी, है ना। तो बहलोल लोदी को आमंत्रित किया और बहलोल लोदी ने दिल्ली आने के कुछ दिन बाद हमीद खां की हत्या करवा दी। बुलाया था कि आओ हम लोग ऐश करेंगे, लेकिन होता है ना कि जो गद्दार होते हैं उनकी यही सज़ा होती है। मैंने वीडियो के शुरू में ही आपसे बात किया था जयचंद की। तो हमीद खां की हत्या कर 1450 एडी में, यानी 1450 ईस्वी में दिल्ली प्रशासन को अपने अधिकार में कर लिया। इसे इनका जो राजाभिषेक है 1451 से आता। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह ने अपने को बदाऊं में ही कैद करके रख लिया। मतलब अपने आप को सुरक्षित रखा कि ना भैया, हम अगर दिल्ली गए तो हमको भी मार देगा, अभी वजीर को मारा है हमको भी नहीं छोड़ेगा, हमको भी रास्ता से हटा देगा, है ना। और वहीं पर 1476 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार लगभग 37 वर्ष के बाद सैयद वंश समाप्त हो गया। तो सैयद वंश में यहीं तक। अब हम लोग अगले राजवंश में मिलेंगे। धन्यवाद।